Hello and good morning everyone. I welcome you all at Overs News Analysis. Today is 10 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर आप ये दोनों आर्टिकल देखेंगे. इसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया है असेंबली इलेक्शन इन 5 की स्टेट इन नवंबर में किन किन स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं. छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना. तो यहाँ पर काउंटिंग मतलब कि स्टार्ट हो चुका है. 5 स्टेट में आपके यहाँ पर इलेक्शंस होंगे नवंबर में. नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप सभी को पता है ये इजराइल वाला इशू चल रहा है. इस आर्टिकल को अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. एडिटोरियल सेक्शन में एक और आर्टिकल है, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इजराइल के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में ये इशू है इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. अब तक इसके लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आया गया था, बट स्टिल ये जो इशू है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है जज सिलेक्शन डिले नोट एडवाइजेबल से सुप्रीम कोर्ट. अब देखिए जजेस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है आप सभी को यहाँ पर पता है. क्या है हमारा कोलेजियम सिस्टम. जो आपकी कोलेजियम होती है वो यहाँ पर नाम रिकमेंड करती है और वो नाम रिकमेंड करके किसके पास जाता है, सेंटर के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है. गवर्नमेंट उन सारे नेम्स को स्क्रूटनी करती है, सारी चीज़ें देखती हैं. उसके बाद अगर जो भी पर्सनस के नेम वहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं फिर उसे फर्दर यहाँ पर कहाँ भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए. तो ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस होती है. लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो जजेस की सिलेक्शन प्रोसेस होती है इसमें डिले होता है. डिले क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो नेम यहाँ पर रिकमेंड करके दिए गए हैं उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं लेती है. अब जब कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, ना तो उन्हें रिटर्न किया जा रहा कि आप इसे फिर से रिकमेंड मतलब करिए, इसमें फिर से स्क्रूटनी करिए, इन नेम्स को जांच पड़ताल करिए, या फिर उसको आगे फर्दर पास भी नहीं किया जाता कि हाँ सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं. तो इसके चलते क्या होता है, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, मतलब कि जजेस का जो सिलेक्शन होता है उसमें डिले होता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि जो ये डिले हो रहा है जजेस के सिलेक्शन में ये एडवाइजेबल नहीं है. इससे क्या होता है, जो जुडिशरी है उसकी वर्किंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उसको वो अफेक्ट करता है. ओके, सो हियर यू विल सी द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू होल्ड अप द एंटायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड इंसिस्ट दैट द गवर्नमेंट फर्स्ट क्लियर नेम अर्ली रिकमेंडेड एंड रिटायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसे होल्ड अप किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर जो नेम रिकमेंड किए गए हैं गवर्नमेंट को उसे क्लियर अप करना चाहिए. या फिर आप उन्हें फिर से भेजना चाहते हैं कोलिजियम के पास तो आप वैसा करिए. लेकिन ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उस पर होल्ड लगाना ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये क्या बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है. यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है और अपॉइंटमेंट ना हो पाने के कारण क्या होता है, जो किसको इम्पैक्ट करता है, जुडिशरी की जो वर्किंग होती है ये इसको इम्पैक्ट करता है. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखिए अब तक हमने पढ़ा मेडिकल नोबेल प्राइज, उसके बाद फिजिक्स नोबेल प्राइज, देन हमने पढ़ा लिटरेचर नोबेल प्राइज, फिर हमने पढ़ा था केमिस्ट्री नोबेल प्राइज. आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज की. ये 2023 का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज यहाँ पर किसे मिला है. तो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज आप इस न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे. क्लाउडिया गोल्डिंग विंस 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप. तो यहाँ पर उन्होंने किस पर रिसर्च की है, वर्क प्लेस जेंडर गैप पर उन्होंने रिसर्च की है. इसके चलते उन्हें 2023 का इकोनॉमिक नोबेल प्राइज दिया गया है. अब आप लोगों को ये जो टॉपिक है वर्क प्लेस जेंडर गैप, इसमें ऐसी कौन सी रिसर्च कर दी इन्होंने कि इसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया. ठीक है, तो देखिए इन्होंने पूरा ये कहा कि मैंने 200 ईयर्स तक
इन्होंने क्या किया है, 200 ईयर्स का जो विमेन पार्टिसिपेशन था वर्क प्लेसेस पर, उसकी पूरी स्टडी की। उसके बाद भी उन्हें यहाँ पर ये नहीं मिला कि सी शोइंग द डिस्पाइट continued economic growth, women's pay did not continuously catch up the men's and divided still existed despite women gaining higher level of education than men। इन्होंने ये कहा, मैंने 200 ईयर्स तक का पूरा जो डेटा है विमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वर्क प्लेस पर, उसको मैंने स्टडी किया और उसके बाद मुझे ये पता चला कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एजुकेशन भी यहाँ पर वुमेन को अब आज के टाइम पर पहले के कंपैरिजन में अच्छी ही मिल रही है। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, जो वेजेस है यहाँ पर जो सैलरी दी जाती है, पे होता है, वो मैन के कंपैरिजन में वुमेन को कम दिया जाता है। तो ये जेंडर गैप वर्क प्लेस पर अभी भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये गैप को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये हम यहाँ पर एक ऑफर सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन को ऑफर कर सकते हैं कि हमें ऐसी यहाँ पर क्या लेकर आनी चाहिए, सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, इकोनॉमिक नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को यहाँ पर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Triclosan considered harmful when exposed to high level of long time is more likely present in which of the following। ट्राइकोल्सन होता है आपका एक सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। कैसा होता है, हार्मफुल होता है when exposed to high level of long time। अगर वो ज़्यादा समय तक के लिए एक्सपोज रहता है तो वो हमें कंसिडर किया जाता है कि जो ट्राइकोल्सन होता है वो आपका हार्मफुल होता है। सो इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेकिन ये ट्राइकोल्सन आपका किस में प्रेजेंट होता है ये हमें बताना है। फर्स्ट है आपका फूड प्रिजर्वेटिव, सेकेंड है फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस, रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर्स, जो आपके प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, जो ऐसे कंटेनर जिसको हम रीयूज कर रहे हैं, तो क्या उनमें ट्राइकोल्सन होता है। लास्ट है आपका टॉयलेटरीज। तो इसमें से ट्राइकोल्सन किस में प्रेजेंट होता है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को ही कंपलसरी है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन फाइनेंशियल डेट की। ठीक है, तो इसमें से नॉन फाइनेंशियल डेट कौन कौन सी चीज़ों में इंक्लूड है। फर्स्ट है आपका हाउसिंग लोन ओन बाय हाउस होल्ड्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, थर्ड वन इज ट्रेजरी बिल। आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो राइट ऑप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करेंगे। वीडियो के एंड में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो इंश्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं एडिटोरियल सेक्शन में। यहाँ पर हमारा पहला आर्टिकल है, साइलेंस अराउंड द स्टेट्स सीजेस ऑफ इंडियाज प्रेस। अब देखिए इसमें आप सभी को पता होगा किसके बारे में, न्यूक्लिक। यहाँ पर जैसे कि जो न्यूक्लिक है उनके जो फाउंडर हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्यों अरेस्ट किया गया है, इसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि हम कोविड-19 के टाइम से देखें, कोविड-19 हो गया आपका, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आपका यहाँ पर डिफरेंस होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, उसकी जो न्यूज़ होती हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं, और हमारे पास इसका सबूत भी है। सेकेंड चीज इसमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट तो ये हो गया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। सेकेंड ये कहा जा रहा है कि इनको आउटसाइड फंडिंग मिल रही है। क्या, यहाँ पर उन्हें आउटसाइड फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, और वो कहाँ से मिल रही है, आपकी चाइना से मिल रही है। ऐसा इनके ऊपर, मतलब ये गवर्नमेंट का कहना है कि ये सारी चीजें हैं, इसके कारण हमने क्या किया है, न्यूज क्लिक के जो मतलब फाउंडर थे उनको अरेस्ट किया गया है। अब फर्दर आप यहाँ पर देखेंगे एक केस है आपका, कौन सा केस है, ओवर 50 years ago the Supreme Court of India ruled that during the emergency proclamation individuals could not challenge illegal detention, while the ADM Jabalpur case is famous for its disturbing decision. Justice H.R. Khanna courageous dissent in what stand apart later. The Court of Justice case Puttaswamy case recognized both right to privacy and expressly repudiated ADM Jabalpur as a discordant note. तो यहाँ पर आपका एक केस होता है ADM जबलपुर केस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
क्या है ये एडीएम जबलपुर केस? यहाँ पर ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि ऐसा उनका वर्डिक्ट आया था कि इमरजेंसी के टाइम पर भी जो इंडिविजुअल है वो मतलब इलीगल जो आपका डिटेंशन है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर उन्हें डिटेन किया गया है तो उस डिटेंशन को वो चैलेंज नहीं कर सकते। ये एडीएम जबलपुर के केस में आता है। लेकिन फर्दर यहाँ पर ये आगे बढ़ता है और ये जो वर्डिक्ट होता है इसको फिर से मतलब कि रिवर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, सेकंड आपका आता है पुट्टा स्वामी केस। आप सभी को पता है पुट्टा स्वामी केस से यहाँ पर क्या होता है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारा राइट टू प्राइवेसी, और यहाँ पर जो एडीएम जबलपुर केस में डिस्कॉर्डिनेट नोट था उसको भी यहाँ पर हटाया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसकी न्यूज क्लिक पोर्टल के बारे में कि इसमें वहां पर रेड वगैरह पड़ी, सीज किए गए सारी चीजों को, लोगों को अरेस्ट किया गया जो एम्प्लॉयर्स थे मतलब न्यूज क्लिक के, और उनके जो कॉल्स थे, कॉल्स ऑफ प्रोटेक्शन, उनका जो भी डिजिटल डेटा था उसे एम्पलीफाई किया गया और सारी चीजें वहां पर हुई। अब यहाँ पर देखिए ये बात आ रही है कि आपने यहाँ पर क्या किया, रेड किया, ठीक है, हमारे जो भी डेटा थे उसे सीज किया, वो भी ठीक है। आप हमारे फोन्स चेक कर रहे हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका सबका फोन चेक किया गया, उनसे क्वेश्चन किया गया, ठीक है, उनके मतलब कि सारी चीजों को यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे उनकी जो प्राइवेसी वाली चीजें हैं उन सारी चीजों को भी यहाँ पर रखा गया। अब इसी के चलते यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो एग्जीक्यूटिव के यहाँ पर क्या है, पूरे एग्रेसिव एक्शन है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। इसमें 180 कंट्रीज है टोटल और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 161। तो आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी, थोड़ा बहुत तो ये आर्टिकल आपको पॉलिटिकल दिखेगा क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में बात की गई है। तो इसमें पहला ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्टेल करना चाहती है। आप ये जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 1 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इंडिया की रैंकिंग है 161 कंट्रीज, 161। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि ये प्रपोज किया जा रहा है कि द प्रेसिंग डेंजर टू मीडिया प्रॉम्प्ट सजेशन ऑफ लीगल रिफॉर्म, कि हम ये मतलब कि सजेशन दिया जा रहा है कि मीडिया में हमें क्या करना चाहिए, लीगल रिफॉर्म करने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, सो then we must explore current policy method, their clash with fundamental rights and road to reform। हमें ऐसा कुछ पॉलिसी लेकर आना चाहिए, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसे गाइडलाइंस को एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारा मतलब कि मीडिया है वो फंडामेंटल राइट से हमारा क्लैश ना करे। ओके, नेक्स्ट उसमें ये कहा जा रहा है, अगर हम बात करते हैं किसकी, चैप्टर 8 ऑफ द कोड हाउस ऑफ एसेंस ऑफ दीज सर्च एंड सीज पावर, मतलब कि जो सर्च और सीज पावर होती है ये चैप्टर 8 है किसका, कोड हाउस ऑफ द एसेंस। इट आउटलाइंस प्रोविजंस फॉर वॉलंटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये किसकी बात करता है यहाँ पर कि कोई भी मतलब पार्टी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो वॉलंटरी लेवल पर मतलब खुद से क्या कर रहे हैं कि अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। एक चीज तो ये हो जाती है, और दूसरी यहाँ पर क्या होती है कि जो पुलिस होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो जबरदस्ती उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सो इट आउटलाइंस प्रोविजंस फॉर वॉलंटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड पुलिस एक्शन बेस्ड ऑन प्रॉपर्ली ऑब्टेन्ड वारंट्स। येट इन द कोरिशन एक्सपीरियंस ऑफ इंडियंस दीज आर मेयर फॉर्मेलिटीज। तो ऐसा हमारा कहा गया है किसमें हम बात कर रहे हैं, कोड हाउस ऑफ एसेंस ऑफ दीज सर्च एंड सीज पावर में, जिसका चैप्टर 8 ये कहता है कि जो भी मतलब पर्सन है, पुलिस के एक्शन कैसे होने चाहिए, पहले तो वो वारंट के साथ आना चाहिए प्रॉपर्ली, और वॉलंटरी लेवल में मतलब कि उनसे मांगनी चाहिए कि आपको हमें मतलब कि हम ये डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। और वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए एक ही घर गए, पुलिस यहाँ पर गई तो पुलिस ने इनसे पूरी जांच पड़ताल की, उनसे वारंट लेकर गए और उनसे कहा कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दीजिए। लेकिन ये सिर्फ क्या रह गया है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो प्रोविजन है, सिर्फ वो पेपर पे ही लिखे गए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आपका ये बताया जा रहा है कि लोक नीति CSDS कॉमन कॉज स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया की ये रिपोर्ट आती है, उसमें ये शो करते हैं कि लोगों का जो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट है वो कितना है सर, 47% है। तो आप देख सकते हैं जो ये ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है पुलिस के ऊपर, जैसे कि कई बार क्या होता है कि विदाउट कंसेंट ही पुलिस उनका फोन ले लेती है, उसको एक्सेस करने लगती है, उनकी सारी चीजों को देखने लगती है। इवन कई बार ये भी होता है मतलब कि लोगों को ये कंसर्न रहता है कि पुलिस यहाँ पर क्या करती है, उनका जो पूरा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको वो एक्सेस करती है विदाउट देयर नॉलेज। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट 3
हमारा जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहता है कि इन सच अ क्लाइमेट द ओनली रियल सेफगार्ड कम फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल प्रिकॉशंस सच एज इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप विद सेटिंग टू डिलीट ओल्ड मैसेजेस, बट इवन दिस डिफेंस crumble when police constable confiscated a smartphone and forced you to unlock and retrieve your backups. Can your police do this? तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा जो पार्ट 3 ऑफ दी आर्ट मतलब कि फंडामेंटल है, हमारा जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का, इसमें जो आर्टिकल 20 है हमारा सब क्लॉज 3, ये कहता है कि आपके पास ये सेफगार्ड है कि मतलब कि ये एक तरीके से ये कहता है कि आपके ही केस में आप गवाह नहीं बन सकते हैं। किसकी बात करता है कि आपके केस में आप यहाँ पर गवाह नहीं बन सकते हैं, एविडेंस की तरफ आप नहीं रह सकते। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी डेटा है, मान लीजिए आपका फोन है, आपकी कुछ चैट्स हैं, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस जो कांस्टेबल्स होते हैं, पुलिस फोर्सेस होती हैं, वो पर्सन को बहुत ज्यादा क्या करती है, मजबूर करती हैं कि आप यहाँ पर जो भी आपका डेटा है उसे बैकअप करिए, और उनका जो फोन है उसको अनलॉक करने की यहाँ पे बात करती है। तो ये सारी चीजें इसमें इस आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो अल्टीमेट इस आर्टिकल का जो एसेंस ये है कि इंडिया का जो प्रेस है, स्टेट क्या करती है, इस तरीके से स्टेट यहाँ पर जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। ओके, यहाँ पर जुडिशरी की अगर बात करते हैं तो जुडिशरी का भी कई बार कुछ एक्शन नहीं होता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है ना, करेक्टिव वे में। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, कंसर्न रेज होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है मेंटल हेल्थ एंड द प्लंडरिंग इन फॉर्मर वर्कर। अब हम बात कर रहे हैं, आज है आपका 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम एज अ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के मतलब कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है आज 10 अक्टूबर और हम इसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के मतलब आपका क्या है, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। अब इसमें ये कहा जा रहा है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं 90% जो वर्कर्स हैं वो किस में इंगेज है, इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज है। किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर। आपके 2 टाइप्स के सेक्टर होते हैं, जैसे कि जॉब की अगर हम बात करते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर की अगर बात करते हैं, फॉर्मल सेक्टर जैसे कि आपकी मेनली इसमें गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, आपको यहाँ पे आपका मतलब ऐसे सेक्टर जहां पर आपका पीएफ कट रहा हो, ओके, पीएफ कट रहा हो, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही हो, जितनी भी सोशल सिक्योरिटीज होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आपका फॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर मतलब कि आपको डेली वेजेस में, मतलब आपने जितना काम यहाँ पर किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वेजेस दिए जाते हैं। डेली वेजेस होते हैं, आप डेली वेजेस की बात कर सकते हैं, वीकली या फिर जो वीकली में आपको यहाँ पे वेज प्रोवाइड किया जाता है। तो और इन्हें कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। सो 90% ऑफ दी जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इवन इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आपकी डिप्लॉय है। ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो मेंटल हेल्थ वाला इशू है सबसे ज्यादा किसको हो रहा है, उन वर्कर्स को जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर इन्वॉल्व है। सो यू विल सी हियर अ स्टडी बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट 15% ऑफ वर्किंग एज एडल्ट्स ग्लोबली लिव विद मेंटल डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 15% जो हमारी वर्किंग एज एडल्ट है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से यहाँ पर जूझ रही है। ऑन वन हैंड डिसेंट वर्क इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ इन पॉजिटिव वे। अगर डिसेंट वर्क होता है तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव वे में क्या करता है, आपका इन्फ्लुएंस करता है। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अनस्टेबल एंड प्रिकॉशियस एम्प्लॉयमेंट, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि कई बार काम जहां आप काम करते हैं वहां पर भी आपका बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपका पुअर पार्टिसिपेशन होता है और अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है। तो इन सब कारणों से भी क्या होता है, मेंटल हेल्थ आपका यहाँ पर डिट्रॉइट होता है और वो वर्कर्स को मेंटल हेल्थ पोज करने का रिस्क एक तरीके से रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है कि हमारे जो 19% ऑफ जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ओके, सो अनफॉर्मल सेक्टर में जो ज्यादातर है उनका रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। उनका जो क्या होता है, वर्क इन अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट्स होता है, इंड्योर लॉन्ग आवर्स, उनको घंटों घंटों तक काम करना होता है। मान लीजिए दिन में
हम बात करते हैं 10 से 12 घंटे काम करना होता है, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, क्योंकि उनको काम इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि 10 से 12 घंटे के बाद भी उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता है अपना काम खत्म करने के लिए। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी उन्हें नहीं मिलता, ना तो कोई भी सोशल प्रोटेक्शन होता है, सोशल सिक्योरिटी होती है, ना ही फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, और कई बार वो डीप प्रिक्योरिटी होती है और डिस्क्रिमिनेशन भी उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ में। सेकेंड हम बात करते हैं जेंडर डिस्पैरिटी, उसमें विमेन का एंगेजमेंट जहां पर हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं 95% यहाँ पर जहां पर विमेन का एंगेजमेंट है मेनली इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उनका जो पेमेंट होता है वो कम होता है, उनकी सैलरी कम होती है इन कंपेरिजन टू मेल वर्कर। ओके, फिर उनका जो एंगेजमेंट होता है लो पेइंग प्रिकॉशियस एम्प्लॉयमेंट विदाउट सोशल प्रोटेक्शन, उन्हें भी कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता, और ज़्यादातर उनका मेन और इसमें इंक्लूड आप कर दें पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, उससे भी ये क्या करते हैं यहाँ पर जूझती हैं, उनको यहाँ पर सफ़र करना पड़ता है। तो दोनों यहाँ पर एक सोशल और फैमिली दोनों स्पेस का यहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की आप रिपोर्ट देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हैव कॉन्स्टेंटली बीन डेट्रीमेंटल टू मेंटल हेल्थ। तो उन्होंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दोनों ही क्या कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को यहाँ पर पोज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है, आप इस डेटा को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्टिग्मा अटैच होता है मेंटल हेल्थ के साथ भी, कि अगर हम उस के लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये कहा जा रहा है इन आने वाले 20 सालों में इंडिया की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होगी वो एजिंग की तरफ बढ़ेगी, मतलब बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगी। तो उनको ये भी कंसर्न रहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या उनके पास सोशल सिक्योरिटी, जितनी भी हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने पैसे होंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, सो इनफॉर्मल वर्कर्स डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में, बट स्टिल पैरेलली दे एक्सपोज टू वेरियस इकोनॉमिक फिजिकल मेंटल वल्नरेबिलिटीज। बट इसके बाद भी हमें क्या देखने को मिलता है कि वो फिजिकल मेंटल और इकोनॉमिक सोशल वल्नरेबिलिटी से यहाँ पर जूझते हैं, एक्सपोज होते हैं, और ज़्यादातर ये किसको पोज करता है, आपका मेंटल हेल्थ को पोज करता है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर प्रोएक्टिव पॉलिसी टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्शन। दिस इज क्रूशियल. This is critical in upholding the basic human rights to good health, including mental health, and advancing the sustainable development SDG, especially SDG 3 on good health and well-being। अब देखिए इसमें मेंटल हेल्थ के साथ किस तरीके से हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स हैं उसको यहाँ पर लिंक किया गया है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, इन दोनों को यहाँ पर लिंक कर दिया गया है। तो अगर हमें इसे अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, मेंटल हेल्थ पर यहाँ पर फोकस करना होगा। ओके, आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए शॉर्ट एंड सिंपल, द एंड ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इजराइल एंड पैलेस्तीन की। ठीक है, तो आपके दो स्टेट है, कॉन्फ्लिक्ट में है, वॉर चल रहा है, आप सभी को पता है। यहाँ पर इससे पहले ये जो मतलब कि इशू है वो आज का इशू नहीं है, कल ही हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है और उन्हें इजराइल और पैलेस्तीन के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो आप लोग कल का वीडियो जाकर यहाँ पर देखें। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, टू स्टेट सॉल्यूशन की। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि द एंड ऑफ द टू स्टेट सॉल्यूशन। अभी टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हमें जानना है। हम बात करते हैं इजराइल और पैलेस्तीन की। इनका जो ये इशू चल रहा है वो कितना पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा का यहाँ पर पुराना है। आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, फिर यहाँ पर जो ब्रिटेन होती है किसको यहाँ पर कैप्चर कर लेती है, मतलब उनका जो होल्ड होता है वो पैलेस्तीन के ऊपर आ जाता है। फिर वो वहाँ पर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर ज्यूस भी रह सकते हैं। तो टू स्टेट नेशन का मतलब, मान लीजिए ये एक एरिया है और यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक आपके अरब हैं और दूसरे यहाँ पे इजराइल लोग हैं, ज्यूस हैं। तो उनसे ये कहा कि आधे में अरब रहेंगे, आधे में यहाँ पे ज्यूस रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है, इस तरीके से दो स्टेट बन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ना तो ये इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अरब ज्यूस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ना ही ज्यूस यहाँ पर अरब को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो टू स्टेट का सॉल्यूशन है अब वो कैसा नजर आ रहा है, हमारे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है, आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ यही बताया गया कि किस तरीके से मतलब जो स्टेट्स हैं उनके बीच में ही यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है,
अगर ऐसा हम इस चीज़ को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, टू स्टेट नेशन का जो सॉल्यूशन है इसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अमंग बिटवीन दीज टू नेशंस यहाँ पर उनके बीच में ही ट्रस्ट नहीं है। तो अगर जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो ये टू स्टेट सॉल्यूशन यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब एक तरीके से देखिए इजराइल के साथ कौन कौन आ जाता है, और दूसरी तरफ आपका यहाँ पर कौन है, हमस। पैलेस्तीन के साथ यहाँ पर क्या होता है, अब पैलेस्तीन के साथ आपका ईरान है वो उसके साथ में है, ठीक है। इजराइल के साथ आप देखेंगे इसे यूएसए बैक कर रहा है, इसका साथ यूएसए के है। और भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब इजराइल और पैलेस्तीन ही कन्फ्लिक्ट में नहीं, इसके साथ साथ वर्ल्ड के वेरियस नेशन, सऊदी अरेबिया की आप बात करते हैं, इराक की बात करते हैं, यहाँ पर चाइना भी है, यहाँ पर रशिया भी है। तो ये सारी कंट्रीज का यहाँ पर आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो अभी तो इतना, फर्दर हम देखते हैं इससे क्या सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स टू 6.6% इन Q1। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है और Q1 में ये कहा जा रहा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में कि जो रेट्स हैं वो क्या हुई है, ड्रॉप हुई है टू 6.6%। Okay, from men it decreased from 7.1 to 5.9 and for women it decreased from 9.5 to 9.1। देखिए, तो यहाँ पर ये जो डेटा आया है किसकी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन में ये डिक्रीज हुआ है ना, फ्रॉम 7.1 टू 5.9%। पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो कितनी थी, 7.1 थी, वो डिक्रीज होकर कितनी हो चुकी है, 5.9 हो चुकी है, ठीक है। और विमेन में 9.5 टू 9.1 यहाँ पर हुई है। मतलब कि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा डिक्रीज होकर 47.5% से कितना हो चुका है, 48.8% यहाँ पर हुआ है। सो ये पूरा डेटा है। इससे क्या समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एम्प्लॉय हो रहे हैं, उनको यहाँ पर जॉब मिल रही है। Okay, so the periodic labor force surveys PLFS carried out by National Sample Survey Office has reported that unemployment rate in urban areas of the country has shown decrease during the period April to July 2023. Okay, similarly the labor force participation rate for aged 15 and above, the worker population ratio, जो हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो भी क्या हुआ है, आपका इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज स्ट्रोक डेट लाइकली टू सर्ज टू 9.7 मिलियन बाय 2050 सेज रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 2050 तक जो आपके स्ट्रोक के कारण डेथ होती है, स्ट्रोक्स होती है, स्ट्रोक डेथ, ये कितना पहुंच जाएगा, 9.7 मिलियन यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब देखिए, जो स्ट्रोक्स के कारण डेथ होती है इसको हम रोक सकते हैं, किससे, कैसे रोक सकते हैं, हम अपने जो हेल्थ है उस पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, हमारी जो डाइट है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करके हम स्ट्रोक डेथ को रोक सकते हैं। बट क्या देखने को हमें समझ में आ रहा है कि 2020 में अभी जो स्ट्रोक के कारण जो डेथ होती है उसमें कितना है, 6.6 मिलियन, और ये 2050 तक कितना बढ़ जाएगा, 9.7 मिलियन हो जाएगा। सो बाय 2050 इट इज एस्टिमेटेड दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रोक डेथ इन LMICs विल सी एन इंक्रीज फ्रॉम 86 टू 91%। तो ये जो हमारा डेटा है बताया जा रहा है कि स्ट्रोक के कारण यहाँ पर 91% तक बढ़ सकता है। ओके, अब इसके लिए यहाँ पे कुछ कमीशन ने 4 एविडेंस यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं। सो द कमीशन ऑथर्स हैव प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग्स इनटू 12 एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस। कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि एस्टैब्लिशिंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विलेंस सिस्टम फॉर प्रिसाइज एपिडेमियोलॉजिकल स्ट्रोक डेटा टू गाइड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव सॉल्यूशन को लेकर आ सकते हैं, सर्विलियंस को लेकर आ सकते हैं, इससे हम जो आपके स्ट्रोक डेटा है उसको गाइड कर सकते हैं और उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। लोगों में यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस लानी होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहना होगा कि आपको हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं इसका यूज़ करके हम पब्लिक अवेयरनेस को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। हमें इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजिंग मेटिकुलस प्लानिंग, किस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ये प्रायोरिटाइज करना होगा। एक्यूट स्ट्रोक केयर सर्विस हम लेकर आ सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग फॉर इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल मेडिसिन यहाँ पर हमें एलोकेट करना होगा और एडिक्वेट रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है कि लोगों के पास यहाँ पर एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसके कारण वो क्या कर सके, ट्रीटमेंट करवा सके।
सके। तो यहाँ पर हमें उन्हें क्या करना होगा, एक एडिक्वेट रिसोर्स एलोकेट करना होगा, जिससे हम क्या कर सके, ये जो स्ट्रोक डेथ होती हैं उससे हम छुटकारा पा सके। चलिए, तो न्यूज़ और आर्टिकल्स तो यहीं तक थे, ये सारे खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ट्राइकोल्सन कंसिडर हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, टॉयलेटरीज। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे, सो ट्राइकोल्सन क्या है, इज एन इंग्रेडिएंट एडेड बाय मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ट्राइकोल्सन का यूज किया जाता है। ओके, इट इज एडेड टू सम एंटी बैक्टीरियल सोप्स एंड बॉडी वॉशेस, टूथपेस्ट एंड सम कॉस्मेटिक्स में इसको यूज किया जाता है। सम शॉर्ट टाइम एनिमल स्टडीज हैव शोन दैट एक्सपोजर ऑफ हाई डोजेस ऑफ ट्राइकोल्सन इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ सम थायराइड हार्मोन्स। तो इसमें कहा जाता है कि अगर हम बहुत ज्यादा ट्राइकोल्सन के एक्सपोजर में आते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल डिक्रीज होता है। ओके, सो ये मेनली आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आप में इसमें जो टॉयलेटरीज है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। हाउसिंग लोन्स ओन बाय हाउस होल्ड, ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल डेट में आता है। अब पहले आपको यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो नॉन फाइनेंशियल डेट क्या है, डेट रिफर्स टू डेट इनकर्ड बाय एंटिटीज अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब आपके वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक बैंक में आप जाके लोन ले रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर लोन ले रहे हैं, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन आपने क्या किया है, जो भी डेट लिया है, उधार लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया है। आपने मान लीजिए किसी XYZ पर्सन से ले लिया, उससे कोई पेपर साइन करवा लिए और उस बेसिस पर कोई एग्रीमेंट किया और उस बेसिस पर हमने उनसे लोन ले लिया, डेट ले लिया, उधार ले लिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉन फाइनेंशियल डेट। ओके, सो इसमें आपका क्या किया जाता है, हाउसिंग लोन्स बाय हाउस होल्ड, जैसे कि आपका जो हाउस होल्ड्स है, सो हाउसिंग लोन जो हम लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम जो अमाउंट यहाँ पर आउटस्टैंड करते हैं, जो आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये सारे आपका किस में आता है, नॉन फाइनेंशियल डेट में आता है। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। सो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो चलिए देखिए, आज हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे, मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको करवा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पर अपना सजेशन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।